यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में इस महामारी की शुरुआत के बाद भारत में 35 लाख बच्चे नियमित टीकाकरण से चूक गए। भारत का नियमित टीकाकरण प्रोग्राम और सहायक टीकाकरण अभियान जैसे कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष और सब नेशनल इम्यूनाइजेशन ड्राइव SNIDS को संक्रमण बढ़ने की जोखिम व महामारी के दौरान शारीरिक दूरी का पालन करने की जरूरत को देखते हुए रोक दिया गया था। कोविड-19 महामारी 18 महीने से अधिक के समय से बना हुआ है और इस महामारी की वजह से करोड़ों बच्चों के ऊपर खतरा बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रत्युष रंजन, एग्जीक्यूटिव एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ, और मैं आपका स्वागत करता हूं जागरण डायलॉग सेशन में, जिसका टॉपिक है पोलियो के खात्मे के लिए कोरोना महामारी से क्या ले सकते हैं सीख। मिस्टर दीपक कपूर और डॉक्टर दानिश अहमद, आप दोनों का जागरण डायलॉग में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मिस्टर कपूर आपकी तरफ आता हूं मैं। मिस्टर दीपक, हम सब जानते हैं कि पोलियो की डोजेस कितनी जरूरी है बच्चों के लिए। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन ने कितना अफेक्ट किया है पूरे प्रोसेस को, और इसका कोई ओवरऑल इम्पैक्ट को अगर मेजर किया गया हो उसके बारे में, तो उसके बारे में बताएं। बेसिकली, हाउ हैज कोविड-19 halted the immunization program across the world? जी, मेरे हिसाब से कोई स्पेसिफिक आंकड़े अवेलेबल नहीं है जिससे हम बोल सकें कि इतने प्रतिशत बच्चों को नहीं मिला, पोलियो की खुराक नहीं मिली, बट अंदाजन 25 से 30% कमी आई है पोलियो इम्यूनाइजेशन में। और इसका बहुत बड़ा डेंजर है, क्योंकि अगर हम पास के केवल 2 देश बचे हैं, जैसा सब जानते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहां अभी तक पोलियो है, और वो हमारे बिल्कुल पड़ोस में है। तो कभी भी पोलियो वहां से यहाँ आ सकता है। ऑफकोर्स आजकल फॉरेन ट्रैवल पे कोविड की वजह से, पाबंदी की वजह से पॉसिबिलिटीज कम है, फिर भी अगर वायरस फिर से भारत में आ जाता है तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है हमारे बच्चों के लिए, खास तौर न्यू बॉर्न्स के लिए, जिनको इंस्टीट्यूशनल बर्थ या अस्पताल में जो पैदा नहीं हुए और जिनको खुराक घर पे ना मिल सकी हो, वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। जी, इसी सवाल को लेकर डॉक्टर दानिश, मैं आपके पास आता हूं। क्या WHO के पास कोई ऐसा आंकड़े हैं, कोई ऐसा मेजर किया है उन्होंने कि किस तरह से ये अफेक्ट हुआ है पोलियो प्रोग्राम के ऊपर इंडिया में या अक्रॉस द वर्ल्ड कोविड-19 के कारण? जी, देखिए, अगर हम पिछले साल की बात करें, पूरे 2020 की, तो जब लॉकडाउन हुआ और काफी सारी हेल्थ सर्विसेज और बाकी सारी सर्विसेज अफेक्ट हुई, तो इम्यूनाइजेशन थोड़ा इफेक्ट हुआ, और ओवरऑल हमारा जो इम्यूनाइजेशन है लगभग 5 से 6% साल का एवरेज थोड़ा कम आया 2020 का एज कम्पेयर टू 2019। लेकिन भारत सरकार ने काफी सारे प्रयास किए, और वो यूनिक प्रयास थे जिनकी वजह से जो हम ट्रैक कर रहे थे इम्यूनाइजेशन को क्वार्टर वाइज, हम देख रहे थे कि जब सेकेंड क्वार्टर था 2020 का, जब लॉकडाउन लगा मार्च अप्रैल मई में, उस वक्त पे मैक्सिमम डिप ऑब्जर्व हुआ कवरेज में। लेकिन उसके बाद काफी सारे प्रयास किए गए, इम्यूनाइजेशन को एसेंशियल हेल्थ सर्विस के साथ जोड़ दिया गया, और ये कहा गया, निर्देश दिया गया भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को कि ये एसेंशियल हेल्थ सर्विस है, ये कंटिन्यू होनी चाहिए। इसके साथ साथ में उन्होंने काफी सारे और प्रयास किए, जैसे जब हम इम्यूनाइजेशन सेशन करते हैं तो वहां पर कोविड का रिस्क ना हो, तो उसके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए इम्यूनाइजेशन की गाइडलाइंस इशू की गई भारत सरकार के द्वारा। साथ में कि मोबिलाइजेशन को कैसे इफेक्टिव बनाए जो कोविड से भी खतरा ना आए, तो छोटे छोटे ग्रुप में बच्चों को घर से बुलाकर वैक्सीनेट किया गया, भीड़ को अवॉइड किया गया, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के जो मेजर्स हैं वो इम्यूनाइजेशन सेशंस पे लिए गए। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष किया गया, पोलियो के लिए खास तौर पे जो हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम है वो कराया गया साल में, कोविड के बीच में भी, पूरे इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के साथ में। और उसके असरदार नतीजा ये हुआ कि जो हमारा इम्यूनाइजेशन कवरेज हम जब क्वार्टर वाइज ट्रैक कर रहे थे और ये देख रहे थे कि सेकेंड क्वार्टर में सबसे ज्यादा डिप आया, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में वो नॉर्मल हो गया, और 2021 का जो फर्स्ट क्वार्टर था, इसमें जो हम इम्यूनाइजेशन कवरेज यूजुअली DPT-3 से मेजर करते हैं, वो हमारा 101% रहा, जो हमने पहले कभी नहीं अचीव किया था। तो एक प्रकार से जो हमारे बच्चे छूटे
उसमें से काफी कुछ को हम कवर कर पाए, कुछ अभी भी छूटे हैं जिसके लिए प्रयास जारी हैं और होपफुली जल्दी ही हम उन बच्चों तक पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर दानिश, अगला सवाल भी आपसे ही पूछते हैं। WHO के स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन इम्यूनाइजेशन के क्या रिकमेंडेशंस हैं 2 डोजेज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन और IPV को लेकर, और ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है दुनिया को पोलियो मुक्त बनाने में? जी। तो जब हमने 2015-16 में स्विच किया था, ट्राइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन यूज करते थे, उसके बाद और बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन यूज करने लगे, इसमें एक टाइप 2 किस्म का वायरस हटा दिया गया था जिससे उसका खतरा से हम प्रोटेक्ट रहे हैं। उसी टाइम ये रिकमेंडेशन थी कि IPV को रूटीन इम्यूनाइजेशन में लाया जाए, और उसी समय भारत में ये प्रयोग शुरू हो गया था कि 2015 में हमने IPV इंट्रोड्यूस की, 2016 में पूरे कंट्री में IPV लागू कर दी गई थी। सेज की जो WHO सेज की रिकमेंडेशन है स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप की, वो कहता है कि आप 2 डोज IPV की दें OPV के साथ में। इंडिया उस प्रोग्राम को, शेड्यूल को सिंस 2016 फॉलो कर रहा है। हम इंट्राडर्मल 2 डोज, एक 6 हफ्ते पर, एक 14 हफ्ते पर बच्चों को देते हैं रूटीन इम्यूनाइजेशन टीकाकरण के तहत। और ये बाकी कंट्रीज, उस समय पे IPV की अवेलेबिलिटी का इशू था, तो वो सारे कंट्री जो स्विच कर रहे थे वो सब अपने देश में IPV इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, लेकिन ग्रेजुअली वो धीरे धीरे कर चुके हैं। 2019 तक लगभग सारे वो कंट्री जिसमें ये आनी चाहिए थी, लगभग वो सब इंट्रोड्यूस कर चुके हैं 2 डोज ऑफ IPV। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर मिस्टर दीपक, मैं आपके पास आता हूं। इंडिया में अभी भी आप क्या चैलेंजेस देखते हैं अगर हम कंप्लीट पोलियो फ्री प्रोग्राम के बारे में बात करें, और क्या इमीडिएट प्रॉब्लम्स तुरंत आपको दिखाई देती हैं जिसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए? जी। मेरे विचार में पोलियो 2 किस्म का है। नंबर 1 वाइल्ड पोलियो वायरस, जिसके केवल 2 केस इस पूरे कैलेंडर वर्ष 2021 में अभी तक हुए हैं, एक पाकिस्तान में और एक अफगानिस्तान में। तो ये तो बहुत जबरदस्त कंट्रोल, 99.9% पोलियो पूरे विश्व से हटा दिया गया है। दूसरा प्रकार का पोलियो है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो। अब इसके आउटब्रेक्स पूरे सेंट्रल अफ्रीका में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पाए गए। नॉर्मली ये P2 प्रकार का वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है, जिसका प्रकोप वहां ज्यादा होता है जहां रूटीन इम्यूनाइजेशन हमारी सब ऑप्टिमल हो, यानी 99%, 95% से कम हो। वहां पर इसके चांसेस हैं कि ये आ जाए और सर्कुलेटिंग वायरस बन जाए वहां पर वैक्सीन। इसके खिलाफ एक बहुत जबरदस्त नई दवाई मिली है, बनाई गई है, जिसे हम कहते हैं नोवल OPV 2। इसका फायदा ये है कि इससे वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो नहीं हो सकता। ये आपको डॉक्टर दानिश इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। एज अ लेमन मैं आपको यही बता सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हथियार अब दुनिया में है, किंतु भारत में जरूरी है, बिल्कुल आवश्यक है कि हर बच्चे को फुली पोलियो के खिलाफ इम्यूनाइज किया जा सके। अगर हम ये कर लेंगे तो कोई भी वायरस आके हमारे यहाँ पर अपना गढ़ नहीं बनाता। जी बिल्कुल। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, और अगला सवाल आपसे ही है कि इस्टेब्लिश इम्यूनाइजेशन हर बच्चे का अधिकार माना जाना चाहिए, माना जाता है। इस दिशा में भारत सरकार या रोटरी फाउंडेशन की तरफ से क्या सजेशंस हैं, किस तरह के इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए? जी। जो मैं आपका सवाल समझ सका हूँ आपका ये है कि किस टाइप का फिलिप होना चाहिए कि हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन बढ़ाई जा सके। तो जो सरकार ने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष शुरू की, बहुत ही सक्सेसफुल रही है। बहुत उसमें चेष्टा की गई है कि हर बच्चे तक हर
दवाई जिसके लिए इम्यूनाइजेशन अवेलेबल है पहुंचाई जा सके। कोविड-19 के आने से इस पर डेफिनेटली चोट लगी है, पूरे हमारे मिशन इंद्रधनुष पे भी, पोलियो इम्यूनाइजेशन पे भी। तो जरूरी है कि अब हम जितने भी कैचअप राउंड्स कर सकें अपने, और जब अभी एक पीछे 26 सितंबर को हमारा सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन का राउंड हुआ, आगे जाके जनवरी या फरवरी में एनआईडी होगी, तो सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन और रूटीन इम्यूनाइजेशन दोनों टेंडम में चलनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और जो पेरेंट्स को हम अपील करना चाहेंगे रोटरी के बिहाफ पे कि अपने बच्चों को जिनका टीकाकरण किसी बीमारी के खिलाफ भी छूटा है, उन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर या इम्यूनाइजेशन सेंटर पर जरूर लेके जाएं और जल्द से जल्द लेके जाएं ताकि उनके बच्चे प्रोटेक्ट हो सकें। जी बिल्कुल। आखिरी दो सवाल पहले डॉक्टर दानिश आपके पास आते हैं। स्कूल्स अब खुलने शुरू हो चुके हैं, ऐसे में वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस जैसे मीजल्स हो गए, डिप्थीरिया हो गया और इस तरह की कई दूसरी बीमारियों के लिए वैक्सीन को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने की दिशा में क्या कदम उठाने चाहिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, खुद के भी जो छोटे बच्चे होते हैं, किस तरह से उनको अवेयर किया जाए? WHO की तरफ से क्या तैयारी इसमें की जा रही है? जी देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि पिछले साल लगभग 18 महीने से स्कूल बंद है और हमने ये ऑब्जर्व किया है कि 18 महीनों में जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं जैसे मीजल्स है, डिप्थीरिया है, पोलियो तो हमारे यहाँ खैर पहले से नहीं है, इनकी इंसिडेंसेस कम हुई हैं। और उसका रीजन ये है कि जब हम एक प्रोटेक्टेड, बच्चे ज्यादा स्कूल नहीं जा रहे हैं, घुल मिल नहीं रहे हैं, एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, इसके अलावा एक हमारा हेल्थ सीकिंग बिहेवियर या पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन वाला जो बिहेवियर है वो भी चेंज हुआ है। हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाया है जिसमें हेल्थ हाइजीन, सैनिटेशन, इन सब का ध्यान रखा है। तो डिस्पाइट हमारा इम्यूनाइजेशन कवरेज कुछ 5-6% गिरा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस ज्यादा होंगी, वो नहीं ऑब्जर्व हुई, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ हमारा जो बिहेवियर हुआ है। तो हमें ये बिहेवियर हम आगे भी कंटिन्यू रखें, ये इसका एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि जो हमारे बच्चे एलिजिबल हैं वैक्सीन लेने के, अगर वो उन्होंने अपना टीकाकरण पूरा नहीं किया है, इसमें अगेन एक सामाजिक काम है, ये सबकी जिम्मेदारी है, सबके साथ मिलकर ही संभव हो सकता है। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का टीकाकरण कंप्लीट कराएं, स्कूल्स की भी जिम्मेदारी है, वो भी एक देखते हैं अक्सर कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सो इट्स अगेन अ फ्रेश थिंग जिसको हमारे स्कूल्स को देखना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी लर्निंग्स आई हैं कोविड से कि जब हम हेल्थ और हाइजीन पे ध्यान दे रहे हैं या हेल्थ सीकिंग बिहेवियर अपना इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारा गवर्नमेंट सिस्टम में विश्वास बढ़ रहा है, हम उसी को बढ़ाते हुए टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं के क्लोज आए। अगर हमारे किसी भी बच्चे को फीवर है, जैसे हम आइसोलेट कर रहे थे कोरोना में कि जिसको सस्पेक्टेड है उसको बाहर नहीं भेजते थे, मिक्स नहीं करते थे, तो इसी तरह अगर हमारे किसी बच्चे को मीजल्स टाइप का कुछ है या डर है तो हम उसको जाएं, उसको स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं, उसकी प्रॉपर जांच कराएं और अगर जरूरत है उसको अलग करने की तो हम वो करें। तो होपफुली वैक्सीनेशन, ये सारी चीजें, प्रयास जो हैं हमारे हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन के, इनको एक साथ लेकर चलेंगे तो हमारी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज की इंसिडेंस कम हो जाएगी डेफिनेटली। जी मिस्टर दीपक, जैसा बताया डॉक्टर दानिश ने, वैक्सीन हेजिटेंसी की बहुत हमने समस्या देखी है, ये हर बीमारी के केस में भी हम कई बार देखते हैं। तो वैक्सीन हेजिटेंसी को लेके अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए? हेल्थ हाइजीन अब बहुत जरूरी है, हमने देखा है कोविड के केस में, इसको बढ़ाने के लिए अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए आपकी तरफ से क्या चाहिए? जी मेरे ख्याल इसको बढ़ाने के लिए हमें सबक सीखना पड़ेगा अपने पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव से, जिसमें शुरू में और काफी वर्षों तक बहुत जबरदस्त वैक्सीन हेसिटेंसी ही नहीं, रेजिस्टेंस थी, एक्टिव रेजिस्टेंस। अभी अगर आप हेजिटेंसी को देखें, वो भी एक तरह की रेजिस्टेंस ही है, पैसिव रेजिस्टेंस कह लीजिए या कुछ और नाम दे दीजिए, है तो बेसिकली रेजिस्टेंस टू इम्यूनाइजेशन। तो हमें वही
स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि पॉजिटिव करेक्ट इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू सब तक पहुंचे, सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचे। और रोटरी ने अपने पार्टनर्स के साथ मिलके WHO और यूनिसेफ के साथ हमने एक रोटरी की मुस्लिम उलेमा कमेटी बनाई थी यूपी में और बिहार में, जिसकी वजह से बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस जो एक समय पे थी पोलियो इम्यूनाइजेशन के खिलाफ, उसको ओवरकम किया जा सका था। तो वही हमारे लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, चाहे वो इस्लाम के हो, चाहे हिंदुइज्म के हो, चाहे सिखिज्म के हो, क्रिश्चियनिटी के हो, ये रिलीजियस लीडर्स की अपील्स जानी सबके लिए कि आपका ये फर्ज है, आपका ये बिल्कुल बिल्कुल बाउंडन ड्यूटी है कि आप अपने बच्चे को पूरी तरह प्रोटेक्ट करें। ये बहुत जरूरी है। इस सब चीजों का तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच को अगर लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली हम वैक्सीन हेजिटेंसी को ओवरकम कर पाएंगे। जी बिल्कुल, इंटीग्रेटेड अप्रोच की सबसे ज्यादा सख्त आवश्यकता इसी समय है। आखिरी सवाल मिस्टर दीपक आपसे ही पूछता हूं कि ये अभी आजकल हम सब देख रहे हैं कि कोविड के दौरान भी हमने देखा कि सोशल मीडिया लोग बिना सोचे समझे अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन को फ्लो करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो या तो ये मैसेज बना रहे हैं या उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं या लाइक या शेयर कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज? जी, हमारी तरफ से तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, जो सही न्यूज थी उसको, और अगर कोई भी ऐसा प्रचार किया जाता है तो उसको इमीडिएटली रिफ्यूट करना बहुत जरूरी है। और हम समझते हैं कि रोटरी, WHO, मीडिया की एक पार्टनरशिप होनी चाहिए। जो फैक्ट्स हैं हमें तो WHO से मिलते हैं और वो मिलके रोटरी का प्रचार, रोटरी के 1,50,000 से अधिक मेंबर हैं पूरे देश में, और इनके खानदान वगैरह और एक्सटेंडेड फैमिलीज को अगर आप गिने तो लाखों वॉलंटियर्स हैं। अगर ये मिलके और हमारे मीडिया बंधुओं के साथ इमीडिएट रिबटल ऑफ रॉन्ग मैसेजेस, अगर एकदम उनको चेक किया जाए, और किसी को पनिश करने या कुछ करने का सवाल नहीं है, हमें पॉजिटिव मैसेज अगर लगातार चलते रहे, और उसमें हमें मीडिया की बहुत सख्त जरूरत है। और जागरण ने बहुत बढ़िया काम किया है इसमें, एंड वी होप आगे भी होता रहे। जी बिल्कुल, जागरण न्यू मीडिया की एक फैक्ट चेकिंग जो हमारा एक नेटवर्क है, विश्वास न्यूज IFCN सर्टिफाइड हमारी फैक्ट चेकिंग संस्था है, और हम लगातार इसके लिए भी काम करते रहे हैं। और वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर हमने अभी व्हाट्सएप और IFCN के साथ एक करीबन 30 से ऊपर वेबिनार की पूरी सीरीज चलाई थी, और उसमें काफी उसका बड़ा इम्पैक्ट देखा गया 4-5 राज्यों में। डॉक्टर दानिश, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आता हूं, आपका क्या मैसेज है ऐसे लोगों के लिए जो अनवेरिफाइड न्यूज को फ्लोट करते हैं बिना सोचे समझे, जिससे किसी को हेल्थ पे बहुत ज्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है? जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो मैसेज प्रोपोगेट करते हैं या उसको डिसेमिनेट कर रहे हैं, उनको अगर वो उसका थोड़ा सा फैक्ट चेक करने की कोशिश करें, पहले तो वो मैसेजेस ऐसे सोर्स से लें, जैसे जागरण एक वेल नोन सोर्स है जिसकी क्रेडिबिलिटी है, तो क्रेडिबल सोर्सेस से आप एक मैसेज लें। उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी संदेह है, क्योंकि तो आप बेटर है कि आप रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स जो है गवर्नमेंट के हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। इवन हेल्थ रिलेटेड अगर टॉपिक है, आपके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, CHC है, PHC है, ANMs हैं जिसकी रीच हर एक गांव तक मौजूद है। और अगर वो भी नहीं है तो आप एक वेल नोन या कोई जो आपके एरिया में एक मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड पर्सन है, उससे जाके अगर आप फैक्ट चेक करा लेंगे तो प्रोबेबली आप ये अफवाह फैलाने से बच जाएंगे, क्योंकि आदमी इंटेंशनली नहीं फैलाता है। कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक ऐसा होता है कि मैसेज आया, आपको सेंसेशनल लगा, आपने भेज दिया। तो ऐसे सेंसेशनल मैसेजेस कई बार बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं प्रोग्राम्स को। अल्टीमेटली वो आपके और मेरे बच्चों की हेल्थ को ही इफेक्ट करेंगे। तो हमें ऐसे मैसेजेस को फैलाने से पहले अगर हम उसका फैक्ट चेक कर लें थ्रू हेल्थ सिस्टम, थ्रू प्राइवेट हेल्थ नेटवर्क सिस्टम, या जो भी लोग हैं जिन्हें इस मामले में जानकारी है, तो प्रोबेबली हम एक अच्छे समाज के लिए
एक अच्छा काम करेंगे। जी बिल्कुल, क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है किसी भी इंफॉर्मेशन को आगे भेजने के लिए। समय अभाव के कारण इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। मिस्टर दीपक कपूर और डॉक्टर दानिश अहमद, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे सवालों के बहुत डिटेल्स में जवाब दिए। मैं आशा करता हूं जागरण के दर्शकों को, पाठकों को ये सेशन पसंद आया होगा और फायदेमंद लगा होगा। जागरण के फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे ये सेशन का वीडियो अवेलेबल होगा। इसको आप अपने दोस्तों को भेजकर उन तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं जो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बहुत डिटेल में दिए। You can read about this interview on Jagran Hindi and English website as well. Jagran Dialogue's objective is to spread health literacy, and we'll come to you with a new topic with another guest once again. Till then, do follow all COVID guidelines, get vaccinated on time, stay safe, stay healthy. Thank you, Mr. Deepak Kapoor, and thank you, Mr. Dr. Danish Ahmed.